जैसा कि अभी के वक्ता पहले के जो धर्मवीर जी थे, सुंदरलाल जी थे, उन्होंने आप लोगों को बहुत विस्तार से इस बारे में बताया है। अभी उससे आगे का मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। सौहार्द जो है वो साल 2000 से यूनिसेफ से प्रशिक्षण लेकर के और समेकित ग्राम विकास योजना का निर्माण करती रही है। हमारे जो अनुभव हैं उनके आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु ग्राम स्तर पर, जैसा कि धर्मवीर जी ने बताया, कि जो माहौल है वो उत्सव जैसा तैयार होना चाहिए कि हमारे गांव में आज कुछ होने वाला है, जिसमें समुदाय के सभी वर्गों के महिला पुरुष बढ़ चढ़कर भाग लें और एक साथ विकास की जो प्राथमिकता हैं उनको निर्धारण करें और ग्राम विकास योजना के निर्माण प्रक्रिया में सहयोग करें, जिससे सभी लोगों की भागीदारी योजना निर्माण के साथ साथ योजना के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और फॉलोअप सभी स्तर पर होनी चाहिए। ग्राम विकास योजनाओं में समुदाय की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने और योजना में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत पर कार्यरत जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, जैसा कि धर्मवीर जी ने पहले बताया था, जनप्रतिनिधि हैं, सबको इसमें सहयोग करना होगा और सक्रिय भागीदारी अपनी निभानी होगी। धर्मवीर जी ने छोटा सा बताया था कि सामाजिक मानचित्रण भी एक इसमें प्रक्रिया है। हाँ, जरूर ये इसको एक तरह से प्रभावी बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ें, उसके लिए सामाजिक मानचित्रण है वो एक बहुत बढ़िया टूल है, जिसमें गांव के रास्ते, नालियां, पानी की उपलब्धता, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयों को जोड़ते हुए गांव का सामाजिक मानचित्रण तैयार करना चाहिए और स्थानीय जो भी रंग हैं या जो भी वस्तुएं वहां पे उपलब्ध हैं उनको साथ लेकर के इसका सामाजिक मानचित्रण का गांव के बीच में निर्माण करना चाहिए, सब लोगों के, जो लोग गांव के हैं उनके माध्यम से। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि समय रेखा। गांव का विकास जो है वो कालांतर से किस तरह से हुआ है, गांव का इतिहास क्या है, कैसे बसा है, किसने बसाया है, ये सब चीजें बुजुर्गों के पास हैं और वो अगर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं है, तो ये सब चीजें नई पीढ़ी के पास नहीं आएंगी। तो गांव का इतिहास क्या है, वसासत क्या है, गांव में उपलब्ध संसाधन क्या हैं, गांव में बिजली कब आई है, गांव में पानी की सप्लाई कब से शुरू है, प्राथमिक शाला जो है वो कब खुली थी, कब उसको अपग्रेड करके उच्च प्राथमिक शाला बनाया गया, स्वास्थ्य सुविधाएं कब से आई हैं, सड़क कब से हैं, तो ये सारी चीजें उसमें समय रेखा के अंदर लेनी है। ग्राम पंचायत विकास योजना जो जीपीडीपी है, उसके निर्माण से पूर्व जो भी आवश्यकता है उनकी प्राथमिकता के उपरांत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप गतिविधि का निर्माण कर, जैसा कि धर्मवीर जी ने बताया था, वो उत्तरदायित्वों का निर्धारण, समय रेखा, अपेक्षित क्रियाकलाप, गुणवत्ता के मापदंड, लागत निर्धारण, वित्तीय संसाधनों के अनुरूप मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और अंतिम परिणाम तक हम लोगों को पहुंचना चाहिए। अब इसमें ये सब चीजों के बाद में एक मुख्य बिंदु आता है कि वार्ड सभा। हमारे विशेषकर राजस्थान में कई गांवों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत का गठन किया गया है और 8 किलोमीटर के दायरे में एक पंचायत की दूरी तय की गई है। हमारे यहाँ लोग ज्यादातर ढानियों में, छोटे छोटे गांवों में और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। वहां से पंचायत का जो मुख्यालय है वहां पर सभी को ग्राम सभा में आने के लिए या तो संसाधन का या साधन का या समय का या महिला होने के नाते अकेले आने का अभाव रहता है। तो नीति निर्माताओं ने विकेंद्रीकरण की मंशा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में वार्ड सभा का प्रावधान किया है
जो वर्ष में 2 बार होती है, एक पहली छमाही में, एक दूसरी छमाही में। साथ में हम ये भी जानते हैं कि वार्ड सभा जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी और प्रशासनिक इकाई है। पंचायत अनेक वार्डों में विभाजित होती है। प्रत्येक वार्ड का एक निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र होता है। वार्ड स्तरीय मतदाता जो निर्वाचन क्षेत्र के अंदर रहने वाला है वो वार्ड सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की तरह ही वार्ड सभा एक स्थायी निकाय है और पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। वार्ड सभा की अध्यक्षता वहां का जो वार्ड का पंच होता है वो ही करता है। उसमें कोरम जो होता है वो वार्ड के मतदाताओं का 10वां हिस्सा होता है। वो सभी मिल बैठ करके प्रस्ताव लेते हैं, अपने वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनको लिखाते हैं, फिर उनका प्राथमिकीकरण करते हैं और ग्राम सभा में ले जाकर के उन प्रस्तावों को पेश करते हैं और ग्राम सभा की कार्रवाई में उनको दर्ज कराते हैं। उसके बाद में ग्राम सभा है। वर्ष 2014-15 से 14वें केंद्रीय वित्त आयोग में जीपीडीपी के लिए 2 लाख करोड़ रुपया की राशि रखी गई थी, जो देश की सभी पंचायतों के सर्वांगीण विकास हेतु आवंटित की गई थी और सीधे ही पंचायतों के बैंक खाते में डाली गई थी। साथ ही गाइडलाइन भी जारी कर यह सुनिश्चित किया गया कि यह राशि जीपीडीपी के निर्माण के बाद ही खर्च की जा सकती है। इस राशि को जीपीडीपी में लिए गए कार्यों में ही खर्च किया जा सकता है। ग्राम सभा को सशक्त करना रही है नीति निर्माताओं की मंशा। ग्राम सभा के उद्देश्य जो है वो गांव के विकास के लिए हैं। गांव में जो भी विकास की गतिविधियां हैं उनको संचालित करना है, पास करना है, उनको आगे भेजना है जिससे वो काम हो सके और सभी कामों का, सभी योजनाओं का जो भी ग्राम सभा ने मिल बैठ करके बनाई है उनका अनुमोदन करना भी ग्राम सभा का अधिकार है। अभी इसी में एक विषय और है महिला सभा। वो भी हमारे यहाँ राजस्थान में ही अलग से की जाती है। नीति निर्माताओं की ये भी मंशा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में समाज की अपनी परंपरा के चलते महिलाएं पुरुषों के सामने अपनी समस्या बात रखने में संकोच करती है। साथ ही यातायात के साधनों के अभाव व ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव व ढानियों से दूरी पर होने के कारण ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी कम रहती है। वहीं जो महिला ग्राम सभा में भागीदार बनती हैं वो मुखर होकर के अपनी बात नहीं कह पाती, अपनी समस्या नहीं बता पाती। तो ऐसा महसूस किया गया कि जिसके चलते महिलाओं के लिए अलग से ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। उनकी समस्याओं को ग्राम सभा के साथ साथ जीपीडीपी में भी उचित स्थान मिले, आवश्यकता अनुसार महिला मुद्दों को भी समाधान तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार ने जीपीडीपी योजना के निर्माण से पूर्व महिला ग्राम सभा के आयोजन की बात कही गई है। इस सभा का आयोजन गांववार कर महिला संबंधी समस्याओं को ग्राम विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। महिला सभा की अध्यक्षता अगर उस गांव में, उस ग्राम पंचायत में सरपंच है महिला तो वो भी कर सकती है, नहीं तो उन्हीं महिलाओं में से कोई भी महिला, जो भी सब लोग तय करें, वो महिला सभा की अध्यक्षता कर सकती है। बाकायदा ये महिला सभा की जो मिनट्स है, जो रिपोर्ट है, वो रजिस्टर में लिखी जाती है। पंचायत के जो सचिव होते हैं वो इसको लिखते हैं और इसमें महिलाओं से संबंधित, क्योंकि सारी महिलाएं हैं, तो वो अपनी बातें रखती हैं, प्रस्ताव लेती हैं। जो भी उनका जरूरी होता है, सबसे पहले करने का होता है, उसका प्राथमिकीकरण करते हैं और ग्राम सभा में उस कार्रवाई को पेश करते हैं। अभी इसमें जो आगे है वो ग्राम पंचायत एक दृष्टि में, यहाँ एक 11 तालिका की एक सूची दी गई है जिसमें ये सभी लोगों को भरना है और ग्राम सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये जरूरी है। इसके
नहीं भरने से फिर ये योजना के जो कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं लगेगा कि हमारे यहाँ पे क्या सुविधाएं तो हैं और क्या और हमको चाहिए। तो सबसे पहली जो तालिका है उसमें ग्राम पंचायत की सामान्य जानकारी, जिसमें सामान्य जानकारी में भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, कुल जनसंख्या क्या है, राजस्व गांव कितने पड़ते हैं, ढानियां कितनी पड़ती हैं, रेल से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, सड़क से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, कृषि उपज मंडी नजदीक में क्या कौन सी है, तो ये सब चीजें उसमें भरनी है। फिर दूसरा है भूमि और कृषि क्षेत्र संबंधी जानकारी है, जिसमें भूमि और कृषि क्षेत्र संबंधी जानकारी, जिसमें कुल भूमि कितनी है, कुल भूमि कृषि योग्य भूमि कितनी है, सिंचित भूमि कितनी है, गैर सिंचित कितनी है, तो ये हमारे जो पटवारी जी होते हैं उनके सहयोग से भरी जा सकती है। उसके बाद है वर्गवार जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, जनजाति की कितनी है, अन्य पिछड़ा की कितनी है, ये सब चीजें हम जिन लोगों के लिए योजना का निर्माण कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कितने लोगों के लिए योजना का निर्माण किया जा रहा है, तो क्या चीजों की आवश्यकता है। फिर उसके बाद है सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सेवाएं, हमारे यहाँ पे क्या क्या सेवाएं हैं, पक्की सड़क है कि नहीं है, बस सेवा है कि नहीं है, विद्युत कनेक्शन है कि नहीं है, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता है कि नहीं है, जल निकासी का कोई योजना है कि नहीं है, ये सब चीजें भी हम लोगों को भरनी होती है। फिर बुनियादी ढांचा सेवा गुणवत्ता आंगनवाड़ी से संबंधित जो भी जानकारी है वो हम उनको इस 5वीं तालिका में भरनी है। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र है तो उसमें कितने कार्यरत हैं, सुविधा है, हाथ धोने का साबुन है या नहीं है, पानी है या नहीं है, तो ये सभी चीजें उसमें हम लोग, अगर ये सुविधा नहीं है तो हम लोग आगे अपनी योजना का निर्माण जैसे ही करेंगे उसमें ये सभी चीजें हम लोग रख सकते हैं, मांग सकते हैं। इसी तरह से बुनियादी ढांचा सेवा गुणवत्ता स्कूल के संबंध में है, उसमें भी हमारे यहाँ पे प्राथमिक स्कूल है तो उसमें शाला भवन है या नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था है या नहीं है, शौचालय की उपलब्धता है कि नहीं है, ये सब चीजें बच्चों के लिए कक्षा है, टीचर हैं, शिक्षक हैं जो वो पर्याप्त हैं कि नहीं है, जितने होने चाहिए, तो ये सब स्कूल के बारे में हम लोगों को। इसी तरह स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य में हमारे यहाँ PHC है या CHC है तो उसमें डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं, नर्स बहन है कि नहीं है, कार्यरत कार्मिक जो भी हैं वो कितने हैं, और वहां पे जो उपकरण होने चाहिए अत्यावश्यक वो हैं या नहीं है, तो ये सभी चीजें उसमें, भवन है कि नहीं है, चार दीवारी है नहीं है। तो उसके बाद 8वीं जो तालिका है वो है आवश्यक दस्तावेजों की स्थिति, उसमें BPL कार्ड धारक कितने हैं, कार्ड धारक कितने हैं, नरेगा के कार्ड धारक कितने हैं, ये सब चीजें भी उसमें हम लोगों को लिखनी होंगी, जिससे हमको पता लग जाए कि हम लोगों को नरेगा का कार्ड बनवाना है, जो कार्ड जिसको बोलते हैं, कितने लोगों के लिए दूसरी तरह का हम लोगों को कागज तैयार कराना है, दस्तावेज तैयार कराना है। 9वीं तालिका जो है इसमें वो ग्राम पंचायत के वित्तीय स्रोत और आय किस तरह की है, तो 14वां वित्त आयोग है तो वहां से किस तरह से आता है, स्टेट का जो राज्य का वित्त आयोग है वहां से क्या है, तो ये हम लोगों को 9वीं तालिका है जो उसमें ये आंकड़े रखने हैं अपने पास में, इससे हमको पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी हम लोगों को योजना का निर्माण करना है, कितने प्रस्ताव उसमें लेने हैं, कितनी राशि तक का हम लोग ले सकते हैं। फिर घरेलू सुविधाएं, ये भी इसमें 10वीं तालिका है, कच्चे घरों में रहने वाले कितने लोग हैं, इंदिरा आवास कितने लोगों के पास है, कितने को चाहिए, आवास विहीन पात्र परिवार कितने हैं, विद्युत कनेक्शन रहित कितने परिवार हैं, पेयजल आपूर्ति कनेक्शन से रहित घर कितने हैं, तो ये सारी चीजें, रसोई गैस किसके पास नहीं है, गोबर गैस या
ये सभी चीजें हम लोगों को उसमें लेनी है। पेयजल और स्वच्छता, 11वीं जो तालिका है वो पेयजल और स्वच्छता से संबंधित है। कुआं, बावड़ी, तालाब, टांका, हैंडपंप, ये सब हमारे यहाँ पे किस स्थिति में है और कितने कितने हैं। वर्षा के पानी को रोकने के लिए, स्वच्छता के लिए नाली और ठोस कचरा निस्तारण के लिए क्या व्यवस्था है हम लोगों के पास में। तो ये हम लोगों को 11 जो तालिका है ये हम लोगों को पूर्ति करनी है, इससे हम लोगों को आगे के लिए पता लगेगा। उसके बाद एक आता है इसमें भौतिक प्रपत्र, इसमें भी तालिका है। तो उसमें क्रम संख्या है, कार्य गतिविधि का नाम है, प्रस्तावित कार्य का स्थान है, कहाँ से कहाँ तक आपको पूरा खरंजा बनाना है या कुछ और जो भी करना है वो सब है। इकाई किलोमीटर में कितना है, मीटर में कितना है, संख्या कितनी है, तो ये इकाई भी इसमें लिखनी है। कार्य पूर्ण कराने की अवधि महीने में लिखनी है, क्योंकि 1 साल की योजना है तो कितने महीने में आप वो काम कर पाएंगे। कार्य की प्राथमिकता जो आपने तय करी है वो पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, 10वें पे है, 20वें पे है, वो सब है। संबंधित स्थायी समिति, इसकी देख-रेख जो है, जैसे धर्मवीर जी ने बताया था कि समितियां हैं, TSG है और समन्वय समिति है और तकनीकी सहयोग समूह है, उन सब के साथ में कौन देख-रेख करेगा इसकी। लाभान्वित वर्ग कौन है, SC है, ST है, OBC है या सबके लिए है, वो भी इसमें हम लोगों को दर्शाना है। लाभान्वितों की संख्या, लगभग कितने लोग इस काम से लाभान्वित होंगे वो भी हम लोगों के इसमें पहले से ही दर्शाना है। ग्राम सभा के प्रस्ताव की संख्या क्या है और उसकी तारीख क्या है, कब हम लोगों ने ग्राम सभा में प्रस्ताव दिया था, वो सब भी इसमें दिखाना है। कार्यकारी एजेंसी कौन रहेगी, इसकी कौन करेगा इस काम को, वो सब भी दिखाना है। फिर उसके बाद आता है वित्तीय प्रपत्र, उसमें भी एक तालिका है जो सरकारी जो गाइडलाइन है उसके आधार पर हम लोगों को देनी है, तभी ये पास होगा। तो इसमें क्रम संख्या है, कार्य गतिविधि का नाम है, प्रस्तावित कार्य का स्थान है जिसमें कहाँ से कहाँ तक वो काम होना है, इकाई वही किलोमीटर, मीटर, संख्या में। कार्य की प्रकृति क्या है, एक तो नया हो उसको मरम्मत कराना हो, एक पुराना है नया हो उसको नया बनवाना हो, पुराना है उसकी मरम्मत वगैरह करानी हो, तो किस तरह का काम है। ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित अनुमानित लागत, ग्राम सभा के लोगों ने बैठ करके उसके लिए क्या राशि तय की है, तो इतने लाख रुपया में, इतने हजार रुपया में ये काम हो जाएगा। उसके साथ में स्रोत जो हैं आय के या उसके लिए वित्त स्रोत जो हैं क्रियान्वित करने के लिए, सरकारी है कि निजी है कि जन सहयोग है, और भी कोई स्रोत हो सकता है, तो वो सब हम लोगों को उसमें लिखना है कि कहाँ से उसके लिए पैसा आएगा और कुल उपलब्ध राशि कितनी है, और अनुमानित रोजगार हेतु मानव दिवस क्या होंगे, यानी कितने लोग उसमें काम पाएंगे। उसके साथ ही प्रस्ताव लेते समय यह भी ध्यान में रखना है कि कुछ कामों के लिए राशि, जैसे धर्मवीर जी ने बताया था, या तो चाहिए नहीं, जैसे स्कूल को मरम्मत कराना है तो उसके लिए राशि की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ प्रस्ताव लेना है और लिख करके आगे विभाग में भेजना है। जैसे ही क्रमोन्नत होगा तो वैसे आपका भी होगा। कुछ कार्य विभागों के द्वारा पूर्ण किए जाने हैं, जैसे आंगनवाड़ी भवन है तो वो आंगनवाड़ी जो विभाग है वो करता है, महिला अधिकारिता विभाग जो है। THC CHC का निर्माण करना है तो वो स्वास्थ्य विभाग है वो करता है। रमसा जैसे है, स्कूल के लिए अगर कमरे चाहिए तो वो रमसा के तहत आते हैं, तो वो शिक्षा विभाग ही अपने आप से करता है। इनका पैसा सीधा जो है विभाग के पास आता है और वो ही उस कार्य को पूर्ण कराते हैं। साथ ही क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने जब ये 2 लाख करोड़ रुपया दिए थे तो उसके साथ में ये भी एक शर्त रखी थी कि 40% राशि जो है मानव विकास और महिला विकास से जुड़े हुए कार्यों में खर्च होनी है, जिनमें व्यक्तिगत लाभ की योजना भी हो सकती है, कौशल विकास संबंधी प्रस्ताव भी हो सकते हैं। तो ये भी हम लोगों को इनके ध्यान में रखना है कि 40% जो काम है वो हम लोग मानव विकास से संबंधित, महिला विकास से संबंधित इसमें लें। बात आती है वित्तीय संसाधन किस प्रकार के हैं पंचायत के पास और क्या हो सकते हैं। तो गांव के पास, ग्राम पंचायत के पास एक तो निजी आय होती है, दूसरा 15वां केंद्रीय वित्त आयोग है
जो जनसंख्या के हिसाब से पंचायतों को पैसा देता है। तीसरा है छठा राज्य वित्त आयोग, फिर एमएलए लेड स्थानीय क्षेत्र विकास फंड होता है, एमपी लेड का स्थानीय क्षेत्र विकास फंड होता है, प्रधान प्रमुख इनके अलग अलग कोटे होते हैं, ये भी अपने कोटा से पैसा देते हैं। योजना बनाते समय ये भी ध्यान रखना है, हम सब लोगों की यही इच्छा रहती है कि हमारा भी काम हो, हमारा भी काम हो। तो सभी लोग जो ग्राम सभा में जाते हैं, वार्ड सभा में जो लोग भाग लेते हैं, तो योजनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं और उतना पैसा हम लोगों के पास होता नहीं है। और दोबारा जब हम लोग उन लोगों को बुलाते हैं कि आइए योजना बनाने के लिए बैठक है, ग्राम सभा है, वार्ड सभा है, तो उनके पास एक कहने के लिए होता है कि पिछली बार हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग जो पीछे वर्ष हमारे पास में जो भी पैसा आया है, जो भी हम लोगों ने प्राप्त किया था पैसा, उससे 10% राशि बढ़ा करके हम लोग इस वर्ष की योजना के लिए प्रस्ताव लें। तो उससे अगर आपके पास पैसे की जानकारी है कि कितना पैसा आएगा तो आप उतना ही लेंगे, तो सब लोग जो भी जरूरी होगा उसी को जोड़ेंगे, उसी का प्रस्ताव लेंगे। अब की बार ये भी सरकार ने ठीक किया है, थोड़ा नया किया है कि पंचायत समिति स्तर पर भी बीपीडीपी यानी जीपीडीपी तो बनती थी ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, अभी बीपीडीपी विकसित होगी, तो ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो इसमें अगर कोई जीपीडीपी में प्रस्ताव नहीं दिया गया है किसी कारण से, पैसे की वजह से या लोगों के ना पहुंचने की वजह से, अगर वो काम छूट गया है, बहुत जरूरी है, तो वो बीपीडीपी में जोड़ा जा सकता है। पंचायत समिति स्तर पर जो प्लान बनेगा उसमें जोड़ा जा सकता है और वो भी काम उसी तरह से होगा जैसे जीपीडीपी में होंगे वो। साथ में ये भी है कि जो भी काम चाहे किसी भी फंड से होना है भविष्य में, वो सभी काम जीपीडीपी में अगर लिखा हुआ है तो ही होगा, अन्यथा वो काम नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी।